नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि 57 वीडियो की जो सीरीज चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ही हमारा 54वां वीडियो है। इससे पहले हमने आपको 53 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इस वीडियो सीरीज के दरमियान एक एग्जाम आपकी खत्म हुई, ये कौन सी है? MTS का एग्जाम। तो जो बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे थे, जो बच्चे PDF बाय करके और सीरीज भी फॉलो किए, उनको है ना, तो सभी बच्चे जो है अपने एग्जाम जो दिए होंगे MTS का, तो इसका फायदा है ना कितना हुआ ये अच्छे तरीके से जानते होंगे। पर डे एग्जाम के अंदर आपको अच्छा खासा 20+ क्वेश्चन मैंने अपने इस सीरीज से मिला के दिया है। आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो आपके एग्जाम है, जैसे CPO है, CGL है ना, CHSL है ना, अभी GD भी आ गई है, तो ये सभी के सभी जो भी एग्जाम्स है, यहाँ पे मैं आपको इसी सीरीज से मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों, किसी भी एग्जाम में जो है आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। यही बात मैंने MTS के पहले भी कहा था, जिसपे मैं खड़े उतरा हूं, और मैं इस तरीके से क्वेश्चन को रखता हूं ताकि आपको जो है लॉन्ग टर्म काम आए। एक बच्चे आज कोई PDF बाय करते समय मुझसे पूछ रहा था, क्या ये अगले MTS में काम आएंगे? एकदम काम आएंगे बंधु, एकदम काम आएंगे। क्यों नहीं काम आएंगे? बस क्या है कि जो करंट अफेयर 2022 का रखा गया, शायद वो करंट अफेयर अगले साल तक पुराना हो जाए। बाद बाकी सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए है ना इंपोर्टेंट ही रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो की PDF के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके जो है आप WhatsApp पे बात कर लीजिएगा। वहां पे आपको मात्र 25 रुपया के अंदर आपको हमारे इसी प्रकार का 57 क्लास नोट मिलेंगे, जैसा कि आज आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। साथ ही 10 से अधिक आपको टॉपिक वाइज PDF मिलेगा, जिसका वीडियो भी अवेलेबल है। उसके अलावा जो भी CGL, CHSL और MTS का एग्जाम हुआ, उसके एनालिसिस वाला PDF मिल जाएंगी, सभी मात्र 25 रुपए के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, चंपारण मेला छत्तीसगढ़ के किस शहर में मनाया जाता है? देखिए, इन व्हिच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ इज चंपारण फेयर सेलिब्रेटेड, है ना। देखिए, चंपारण जो है ये आपका बिहार में स्थित है। बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। अच्छा, जब पश्चिमी चंपारण का नाम आ गया है तो एक चीज जरूर ध्यान रखें, बिहार में टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है वाल्मीकि। तो ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ये आपके बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ये भी कई दफा एग्जाम में पूछे गए हैं। फिलहाल मैं बिहार से निकल के छत्तीसगढ़ में आ जाता हूं। तो ये जो चंपारण मेला है, ये आपका रायपुर में लगता है, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो जो बच्चे पहली बार एग्जाम में देखेंगे पक्का बिहार टिक कर देंगे, गारंटी है ना भैया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा लगती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो 75 दिनों तक मैक्सिमम हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अन्य प्रमुख त्योहार है ना, नृत्य इत्यादि में आपका राउत नाचा नाचा के लिए अभी जो है आपको डोमार सिंह एक कलाकार है छत्तीसगढ़ का, इनको 2023 में पद्म श्री दिया गया है। इसके अलावा कर्मा में स्टार लगाएंगे, सैला में भी स्टार लगाएंगे, पंडवानी, पंथी, सुआ, ये सभी के सभी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य और लोक त्योहार मेला वगैरह में से ये जो है प्रमुख है ना भैया। अब कर्मा और सैला में जो स्टार लगा है, इसका मतलब है कि ये जो कर्मा है ये आपका झारखंड में भी हो जाती है, और ये जो सैला है, ये सैला आपका MP में भी हो जाता है। सैला और बैगा, ये दोनों ध्यान रखेंगे। अभी बैगा काफी ट्रेंड में है, तो आने वाले एग्जाम में जो दिल्ली पुलिस वगैरह एग्जाम है, वहां पे 100% मेरे तरफ से ये क्वेश्चन रख लीजिए कि बैगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है, आपको MP टिक करके आना है, ठीक है। इसके अलावा वर्ष 2023 में जो छत्तीसगढ़ के 3 कलाकारों को पद्म श्री दिया गया, मैंने एक डोमार सिंह को बता दिया जिन्होंने नाचा नृत्य के लिए जीता, एक अजय सिंह, ये गोंड जनजाति के जो ट्राइबल कल्चर है उनको जीवित करने के लिए, और एक आपका उषा बारले है जो पंडवानी नृत्य के लिए 2023 में पद्म श्री प्राप्त की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में उड़ीसा से मिलती जुलती सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन सी है? ये क्वेश्चन अभी आपको हाल फिलहाल ने SSC ने पूछा है। तो ये आपका रथ
यात्रा कार्यक्रम है। रथ यात्रा कार्यक्रम जिस प्रकार से भगवान जगन्नाथ के सम्मान में, है ना, उड़ीसा से निकाली जाती है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी यह जो है निकाली जाती है रथ यात्रा, और वहां भी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में ही निकाली जाती है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। इसके अलावा अगला हमारा 1920 के दशक में किसने परमाणु के नाभिक के परितः मतलब बाहर, जो नाभिक है, मान लीजिए ये न्यूक्लियर है तो इसके बाहर का जो क्षेत्र होगा ये परितः हो जाएगा, मतलब बाहर। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के पैटर्न पर तत्वों की स्थितियों के आधार पर रासायनिक तत्वों की लिफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल LSP, है ना, T, इस प्रकार से इसका फुल फॉर्म भी रसायन के अंदर में मैंने 2 करोड़ बार पूछते देखा है ना, कि भाई पीरियोडिक टेबल के संदर्भ में LSPT का क्या अर्थ होता है। अच्छे एग्जाम की बात कर रहा हूं, छोटे मोटे का नहीं, ठीक है भाई। तो इसका होता है लिफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो लिफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल का खोज 1820 में किसने किया था, सीधा बात तो यहां है, ठीक है भाई। तो ये किए थे आपका चार्ल्स जेनेट। कौन किए थे? चार्ल्स, इस प्रकार से नाम है, चार्ल्स जेनेट, ठीक है भाई। तो ये जो है आपका LSPT का खोज किया था, ठीक है भाई, पीरियोडिक टेबल का एक फॉर्म है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के इतिहास में थोड़ा सा झांके तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनकों में मेंडलीव को भी श्रेय दिया जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के खोज करने में, है ना। लेकिन हम बोलचाल में कह देते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। भैया आधुनिक आवर्त सारणी के मत मेंडलीव आवर्त सारणी में भी यूज किया गया था, लेकिन जो आजकल हम पीरियोडिक टेबल इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, जो 18 वर्ग और 7 गो आवर्त वाला है, तो ये वाला जो बनाया है ना, जो आज सबसे सुटेबल है हमारे यूज करने के लिए, ये बनाए हैं मोसले साहब, है ना। तो इसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कह देते हैं। तो इसका मतलब कतई नहीं कि जो है कि मेंडलीव की जो मत है वो आधुनिक आवर्त सारणी से नहीं मिलता है। मैंने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है, नीचे में मोस्टली ऑप्शन ही नहीं होता है, मेंडलीव होता है, तो मेंडलीव आंसर होती है, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए मेंडलीव भी आधुनिक आवर्त सारणी के खोज में जुड़े हुए थे और लोथर मेयर भी जुड़े हुए थे। मैंने आवर्त सारणी वाला वीडियो में आपको पूरा बताया है कि लोथर मेयर 1868 में ही अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके जो पीरियोडिक टेबल है वो रिलीज नहीं हो पाया, ठीक है भाई। तो इसके नाम जो है कहीं इतिहास में दफन होके रह गया और मेंडलीव साहब नाम कमा लिया, है ना, लक भी होता है। इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी कब आवा था, तो 1869 में। इसीलिए आपको अभी मेंडलीव की आवर्त सारणी 150वीं वर्षगांठ मनाई थी, और ये भी प्रश्न आपके पिछले एमटीएस में पूछा गया था, जो इसी साल अभी जो समाप्त हुआ उससे पहले भी एक बार एमटीएस हुआ था, है ना। इसके अलावा 63 तत्व था मेंडलीव के आवर्त सारणी के अंदर। इसके अलावा 7 आवर्त था और 9 गो वर्ग था। लेकिन जो आजकल इस्तेमाल की जाने वाली आवर्त सारणी है, इसके खोजकर्ता मोसले हैं, जिसमें 118 ज्ञात तत्व है। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे, 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 आपका उपधातु है जो अर्धचालक वगैरह है ना। इसे परमाणु के बढ़ते क्रमांक के अनुसार सजाया गया है। इस आवर्त सारणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि एक जाति गुणधर्म वाले तत्वों को लगभग एक ही जगह रखा जाता है। अब आप कहोगे हाइड्रोजन पहला वर्ग में क्या कर रहा है, ठीक है भाई। तो मैंने लगभग बताया कि लगभग जो है ना, ये काफी ज्यादा फाइन बनाने की कोशिश करा गया है कि एक जैसे गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही जगह रखने की जो चेष्टा की है और किए हैं, ये आपका मोसले साहब किए हैं, जिससे क्या होती है, इसे पठन पाठन में काफी जो है सहूलियत होती है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त, 18 गो वर्ग, 118 तत्वों में बता दिए थे कौन कौन कितने हैं, धातु और चालक वगैरह। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 1 और 2 को अल्कलाइन मेटल कहा जाता है। ये कई दफा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये जो दोनों समूह आपको देख रहे हैं, ये आपका क्षार धातु है ना, इसे हम अल्कलाइन मेटल कहते हैं। इसमें भी ये जो पीला वाला दिख रहा है यानी समूह 2 दिख रहा है, इसे हम क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ये जो हल्का लाल वाला दिख रहा है यहां से यहां तक, है ना, 3 से 12 तक, इसे हम डी ब्लॉक इलामेंट्स या संक्रमणीय धातु कहते हैं, जिसमें मेटेलिक गुण अत्यधिक होती है, ठीक है। इसके अलावा अब अलग जो यहां तक आपने 3 से 12 यानी 12 तक तो याद कर लिया। अब बचा 6, तो 6 में जो आपका है
ये जो पहला तत्व है उसी के नाम पे आपको बोल देना है। जैसे बी है पहला, बोरॉन है तो 13 को बोरॉन ग्रुप कहते हैं, है ना। 14 को कार्बन ग्रुप कहते हैं, 15 को नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं, 16 को ऑक्सीजन या केल्कन ग्रुप कहते हैं, 17 को जो है हेलोजन ग्रुप कहते हैं और 18 को जो है आपको अक्रिय गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। तो 2 मिनट में पीरियोडिक टेबल खत्म हुआ कि नहीं हुआ बताइए, है ना। इसके अलावा कुछ तत्व ऐसे हैं जैसे आप नीचे में देख रहे हैं, ये दोनों जो चमक रहे हैं ये लेंथेनाइड और एक्टिनोइड तत्व है जिनको अलग रखा गया है। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में कई ऐसे तत्व हैं जिनके नाम ग्रह वगैरह पे रखे गए हैं, वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए हैं, है ना। और एक तो साइप्रस देश के नाम पे रखे गए हैं, ठीक है, तांबा का नाम कॉपर, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। और जो ग्रह के नाम पे रखा गया है नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है ना, ये सब ग्रह के नाम पे है तो इसे भी ध्यान रखें। मेंडेलीव के नाम पे मेंडिलियम है ना, नोवेलियम है, नोबेल अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, इस प्रकार से। इसके अलावा भगत सिंह द्वारा स्थापित नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज द नौजवान सभा फाउंडेड बाय भगत सिंह फॉर्म? तो ये 1926 में आए थे। नौजवान सभा की गठन कहां पर हुई थी? तो आपको बताना है जी, पंजाब के अंदर हुआ था। आजकल काफी ट्रेंड में है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी संस्था को बसाए गए वो कब बसाए गए, कहां बसाए गए, किसके द्वारा बसाए गए, काफी ट्रेंड में है ना। तो नौजवान सभा पंजाब में 1926 भगत सिंह के द्वारा। ये क्या था भाई? तो इसमें जो है युवाओं है ना, भगत सिंह खुद इतने युवा थे और काफी युवा अवस्था में ही कूद पड़े थे आंदोलन में। किसानों और श्रमिकों के बीच राजनीतिक कार्य शुरू किए थे भगत सिंह साहब, इस जो सभा है, नौजवान सभा है, उनके माध्यम से। इसके अलावा हसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो नामकरण किए थे भगत सिंह साहब, कहाँ किए थे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो इसमें जो है नौजवान सभा के सभी सदस्यों का भी मत लिए थे, यानी इनके भी जो है विचार विमर्श जो है लिए थे इनके नामकरण करने से पहले। लेकिन मैं फिर बता दूं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि हसरा HRA का नामकरण, हसरा HRA को हसरा में बदलने का जो है सबसे पहले विचार किसके मन में आया? तो चंद्रशेखर आजाद आंसर मार के आना, उसमें भी भगत सिंह रहेगा ऑप्शन में। इसके अलावा भगत सिंह की प्रमुख किताब की बात करें तो मैं नास्तिक क्यों हूं। भगत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? बंगा के अंदर हुआ था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। भगत सिंह साहब से जो VVI पॉइंट क्वेश्चन आते हैं कि असेंबली में बम कब फेंके थे? तो 8 अप्रैल 1929 को लाहौर असेंबली में बम फेंके थे। भगत सिंह साहब को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अब आते हैं कुछ और संस्था के बारे में जो आपको एग्जाम में मॉनिटर के अंदर दिखेगा। अभिनव भारत, BD सावरकर 1904। भारतीयों के तरफ से 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम गदर कहा था कौन? BD सावरकर ने ही। ये बात भी ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी कहाँ है भाई? लाला हरदयाल 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर बसाए थे। इंडिया हाउस, ये हाउस का है भैया, इंडिया हाउस ये लंदन में है 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा है ना के द्वारा बसाए गए। स्वराज पार्टी की गठन जो है भारत में 1923 ईस्वी में किया जाता है, जब असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा बंद किया जाता है। असहयोग आंदोलन 1922 में बंद किया जाता है, 1920 में स्टार्ट किए गए थे। चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद किया जाता है ना। इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में, है ना, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस से अलग होने के बाद करते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने, है ना, त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए जो नेताजी हैं उनके विरोध में कौन से कैंडिडेट को खड़ा किया था? तो पट्टाभी सीतारामैया, उन्हीं को हरा के गांधी जी जो है जो आपका सुभाष चंद्र बोस साहब, सुभाष चंद्र बोस जी जो है जीते थे, है ना। इसके अलावा भारतीय सेवक समाज 1905, गोपाल कृष्ण गोखले साहब। तो ये सभी के सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले साहब जो है गांधी जी के राजनीति गुरु हैं और गांधी जी को जो है सलाह दिए थे कि आपको 1 साल जो है देश के लिए भ्रमण करना चाहिए। इसके अलावा रमेश मिश्रा तथा उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? रमेश मिश्रा एंड उस्ताद बिंदा खान आर रिलेटेड टू व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ये सारंगी से संबंधित है ना। सारंगी
के अन्य कलाकार की बात करें तो शुकुर खान है, पंडित राम नारायण है, सुल्तान खान है, सबरी खान है ना, ये सभी के सभी जो है आपके सारंगी के प्लेयर हैं। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के प्लेयर हैं। 2001 में लता मंगेशकर के साथ इन्हें भारत रत्न दिया गया था। अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, अली अकबर खान, दौलत खान और सरन रानी, ये सभी के सभी सरोद के प्लेयर हैं। शिव नारायण जोशी, चंद्रनाथ शास्त्री, अल्लाह रखा से पता चल गया होगा, जाकिर हुसैन, शौकत हुसैन, फैयाज खान, सुखविंदर सिंह, किशन महाराज, कंठे महाराज, गुदई महाराज, ये सभी के सभी तबला से संबंधित है। देखिए महाराज सरनेम जो है ये तबला से लगभग जो है कॉमन रहता है या फिर जो आपका कथक नृत्य है वहां से संबंधित रहते हैं, तो ये बात ध्यान रखेंगे भैया। इसके अलावा जो एकल है मतलब बहुत कम कलाकार है किसी वाद्य यंत्र में और फेमस भी है तो उन्हें जरूर ध्यान रखें, जैसे टी.एच. विनायक घाटम को ध्यान रखें, पखावज के लिए तोताराम को ध्यान रखें, अन्नपूर्णा देवी को सुरबहार के लिए ध्यान रखें, है ना, निखिल बनर्जी, इसके अलावा आपका अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, पंडित रविशंकर, इन सबको सितार के लिए जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा एक आपका और आते हैं यू कृष्णन, आपका मेंडोलिन से संबंधित है तो यू श्रीनिवासन है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखें। तो ये सभी के सभी जो है जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, कार्बी आंगलोंग पठार भारत के किस राज्य में स्थित है? इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया इज द कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू लोकेटेड? तो यह असम में स्थित है ना। छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन की पठार आदि प्रमुख है इंडिया के फैलाव यानी भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो बसे हैं यहाँ पर। हिमालय की सबसे जो दक्षिणी श्रेणी है शिवालिक, क्योंकि इससे हमारा मतलब है कि कुमायूं हिमालय की जो दो चोटी है ये किस मतलब श्रेणी में आ जाएंगे, तो शिवालिक, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हिमालय के विस्तारता के अनुसार अगर आप बांटेंगे तो इसकी दिशा उत्तर से दक्षिण होती है और सबसे दक्षिणी वाली जो भाग है इसे हम शिवालिक कहते हैं और सबसे उत्तरी वाली जो भाग है हिमालय का इसे ट्रांस हिमालय या परा हिमालय कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने नदी के अनुसार बांटा तो इसे पूरब से पश्चिम बांटना होता है। पहला वाला पार्ट को हम पंजाब हिमालय कहते हैं, दूसरा वाले को हम कहते हैं भाई है ना कुमायूं हिमालय, तीसरे वाले को हम नेपाल हिमालय कहते हैं और चौथे वाले को हम असम हिमालय कहते हैं। तो हिमालय को दोनों स्थितियों में आपको जरूर नाम यहाँ याद होना चाहिए। हिमालय के बारे में मैं सभी डाटा आपको दे चुका हूँ, कैसे बना है, यहाँ पे पहले क्या था, इसकी सर्वोच्च पीक कहाँ है, इसके सर्वोच्च पीक को कहाँ पे क्या कहा जाता है, इसके सर्वोच्च पीक जो माउंट एवरेस्ट है वो किसके नाम पे रखा गया है, ये सभी के सभी बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो कार्बी आंगलोंग कहाँ पे है? असम में है। यहाँ पे पठार छोटा नागपुर, डेक्कन की पठार इंडिया की फेमस पठार है। हिमालय की सबसे दक्षिणी रेंज को शिवालिक कहा जाता है। नंदा देवी, कामेंग, नंदा देवी, कामेंग, ये सब आपको मतलब कहाँ पे मिलेगा, तो कुमायूं हिमालय का पार्ट मिलेगा जो कहाँ पे है भाई, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अगर आपसे कहे कि कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो नंदा देवी और सेकेंड सर्वोच्च चोटी तो कामेंग, क्योंकि एसएससी कामेंग को कम से कम है ना करोड़ों बार पूछा है। इसके अलावा किस अगला प्रश्न हमारा, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया उप जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ठीक है भैया, तो व्हिच स्टेट हैज ओन द है ना 13th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप? तो ये उत्तर प्रदेश जीते हैं, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 जो तीसरा संस्करण था ये भी उत्तर प्रदेश में हुआ है लेकिन जीते हैं पंजाब, ठीक है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये मध्य प्रदेश के 8 शहर में हुआ है और जो यूनिवर्सिटी गेम है ना ये उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ है, ठीक है। तो ये जो है जीते हैं कौन? महाराष्ट्र, जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम है। देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं और खेलो इंडिया विंटर गेम होते हैं, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। एगो युवा वाला होता है लेकिन इस कैडर में 3 गो होता है ना। तो खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत भी आपसे पूछी जाती है 2018 दिल्ली से, है ना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की शुरुआत 2020 उड़ीसा से और खेलो इंडिया विंटर गेम की शुरुआत 2020 गुलमर्गा से। एक बात ध्यान रखेंगे, काम आएगी। सैफ चैंपियनशिप 2023 बेंगलुरु में हुआ है, विजेता भारत रहा है, उपविजेता कुवैत रहा है। कहाँ हुआ है तो पहले ही क्वेश्चन मतलब पॉइंट से ही स्पष्ट है, बेंगलुरु में। इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक द पीपुल्स महाराज के लेखक लेखिका कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द पीपुल्स महाराजा? तो ये आपका खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह की अन्य पुस्तक की बात करेंगे तो कर्मा हो जाएगा, द कंपनी ऑफ वीमेन हो जाएगा, पाकिस्तान मेल हो जाएगा, ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस हो जाएगा, दिल्ली या नेविल हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है खुशवंत सिंह के प्रमुख
पुस्तकों में से है। अब खुशवंत सिंह के समकालीन और भी राइटर जैसे रामचंद्र गुहा, ये काफी फेमस राइटर है। हालांकि एमटीएस में रामचंद्र गुहा का एक बार भी किताब नहीं पूछा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे। मैंने किताब के ऊपर पूरा जो है वीडियो बना दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जो 10-12 टॉपिक बैच है पहले उन्हें कर ले, तैयारी करने की अच्छी जो है आपकी रणनीति होगी। अगर आपने 10-12 टॉपिक बैच कर लिया तो काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर हमारी प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, आपको और ज्यादा मदद मिलेंगे। वैसे जो न्यू कॉमर है सिर्फ मेरी वीडियो भी वॉच करते होंगे एनालिसिस वाला, तो उनको भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता होगा, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि जो चीज मैं पकड़ता हूँ उससे लगभग जितनी भी मेरे पास नॉलेज है सब आपको बताने की कोशिश करता हूँ एकदम साधारण भाषा में। और आप जो है वीडियो देखते देखते ही अगर आपको 75 से 80% याद नहीं होता है, इसका मतलब आप एकाग्र होकर नहीं देख रहे हो। ठीक है भाई, एक भी भाषा किताबी नहीं होती, चाहे तो इकोनॉमिक्स हो कुछ भी हो। आप देखेंगे मेरी अपनी भाषा होती है जिसमें व्याकरण में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन समझने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है भाई, इसके अलावा इंडिया आफ्टर गांधी है ना, गांधी बिफोर इंडिया, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये सभी के सभी पुस्तक जो है रामचंद्र गुहा साहब के हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अच्छा इंडिया आफ्टर नेहरू भी लिखे हैं रामचंद्र गुहा, तो वो बात भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के जो डीपीएसपी है के बारे में सही नहीं है, आपसे पूछा है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव पीपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी, तो ये आपका जो हो जाएगा, यह न्यायालय में परिवर्तनीय है। 2 करोड़ दिन मैंने ये बात आपको समझाया है कि जब आप उच्च लेवल का एग्जाम दोगे तो कथन के रूप में एक ऐसा कथन आएगा कि डीपीएसपी क्या है, एक ऐसा ऑप्शन रहेगा कि ये उच्च न्यायालय में परिवर्तनीय है, तो आप कहिएगा ना जी ना, ये परिवर्तनीय नहीं है, ये बदलता नहीं है। ठीक है भाई, नीति निर्देशक तत्व जो है ये संविधान कहां से लिए गए, आयरलैंड से, है ना। इसे कहां रखा गया, भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में, तो एक कथन तो ये सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एकदम सही है भाई। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व को 3 प्रमुख मतों के अनुसार बांटा गया है, जैसे गांधीवादी, उदारवादी, समाजवादी। तो तीनों जो पॉइंट है अपने आप में सही है। जो आंसर गलत चूज करना है, ये आंसर में दिया गया है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, जबकि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होता है, इसीलिए आंसर है, क्योंकि जो गलत है वही चुनना था। इसके अलावा इसके कुछ आर्टिकल है, जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे 40 ग्राम पंचायत, 44 समान नागरिक संहिता, 43 के ख सहकारी संगठन, 45 शिक्षा वाला है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी, है ना। इसके अलावा 47 कमजोर वर्ग की रक्षा करना है, 49 सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, 50 जो है लोकसभा से न्यायपालिका का पृथकीकरण है, 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है ना। 44 जो है समाज सिविल नागरिक संहिता बता दिए थे क्या, तो चलिए बता दिए थे, तो ये सब जरूर ध्यान रखेंगे। 48 पर्यावरण संरक्षण और गोहत्या निषेध से संबंधित। किस विटामिन के कमी के कारण खून की कमी, झुनझुनी रोग, मुंह में छाले आ जाना, श्वास संबंधी प्रॉब्लम, ये सब किस विटामिन के कमी के कारण हो सकती है। अब देखिए श्वास संबंधित प्रॉब्लम बताएगा तो आप विटामिन में तो अचक्के रह जाओगे अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ के रखिए ना, जाके काम आए भैया, है ना। तो ये आपका विटामिन B12 है। विटामिन B12 के कमी के कारण आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, मुंह में छाले आ सकता है, खून की कमी हो सकती है, ये सभी के सभी जो है विटामिन B12 की कमी से हो सकती है। पैर में झुनझुनी भर जाता है, कहीं ज्यादा देर बैठे हैं तभी भी झुनझुनी भर जाता है, उठने में बड़ा दिक्कत होता है, फिर अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। ठीक है, वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से ग्लूकोमा, ट्रकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, आंख की जो भी बीमारी है विटामिन ए के कमी से होती है ना भैया। इसके अलावा विटामिन B1 के कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन B1 को हम थायमीन कह लेते हैं। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है, त्वचा संबंधित रोग होती है। एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम लिखा है। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स या हड्डी की जो भी बीमारी होती है कैल्सीफेरॉल इसे कहा जाता है रसायन के भाषा में। विटामिन ई के कमी के कारण जनन क्षमता में जो है आपका मतलब जो बांझपन वगैरह बीमारी है ये आ जाती है, इसे जो है टेकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन के कमी के कारण जो है ब्लड क्लॉट नहीं होती है, इसे हेमोफीलिया कहा जाता है। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। भारत में कॉफी उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? Which is the most suitable soil of the coffee production in India? तो जो भारत में मिट्टी की बनावट है उसके अनुसार कॉफी जो होती है ये आपका लेटेराइट मिट्टी में होती है।
ठीक है भैया। कॉफी कहाँ पे होगी भारत में? कर्नाटक इत्यादि साइड में काफी होगी कॉफी आपका, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रोसेस से होती है? निक्षालन या लीचिंग प्रोसेस से जो है होती है, जिसमें जो है मिट्टी का जो भी मिनरल्स वगैरह है वो रिस के काफी नीचे चले जाते हैं। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से होता है। कल मैंने आपको बताया था सेल किस में बदल जाता है? जब सेल का कायांतरण होता है, चूंकि सेल अवसादी चट्टान है, और जब अवसादी चट्टान की जो कायांतरण होता है तो क्या बन जाता है? रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो सेल बन जाता है सिलेट में, सेल बन जाता है सिलेट में बन जाता है। चूना पत्थर किसमें बन गया था? आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि कल ही हमने बताया था, मुझे भी तो पता चले कि कैसा आप लोग याद रखते हो भैया, है ना। चूना पत्थर ये जो है अवसादी चट्टान का उदाहरण है। जब इसका कायांतरण होगा तो कौन से चट्टान बनेंगे आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है भाई। इसके अलावा काली मिट्टी क्या जो है कपास फसल के लिए काफी उपयोगी होती है। इसे रेगुर मृदा या ब्लैक चेरनोजम कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि काली मिट्टी का जो है अधिकांश भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी है इंडिया में, और विशेषकर गंगा के मैदान में जलोढ़ मिट्टी है। लेकिन मैंने ये बताया था कि काली मिट्टी कहाँ मिलता है? तो प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है। प्रायद्वीपीय भारत कहाँ पे होती है? जो भी साउथ के पार्ट होते हैं, और दूसरे भाषा में अगर आप याद रखना चाहें तो डेक्कन के पठार की विस्तार जो है ये काली मिट्टी के क्षेत्र में अधिकांश है, ठीक है भैया। इसके अलावा महाराष्ट्र एमपी में भी आपका काली मिट्टी है। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए थे? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया गेट इन द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? तो एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को 21 पदक प्राप्त हुआ है, वो में सर मैक्सिमम वाला मतलब गोल्ड वाला, यानी गोल्ड, है ना। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? तो हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है, हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ है ना भैया, संपन्न हुआ, जहां पर भारत के लिए एकमात्र गोल्ड जीते हैं कौन? नीरज चोपड़ा। कौन जीते हैं पदक? नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा तो क्रिकेट में नहीं जीते होंगे, तो भाला फेंक में जीते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भी नीरज चोपड़ा ने, है ना, सिल्वर जीता था, जो कल आपके एमटीएस में पूछा गया था ये लास्ट शिफ्ट में कि भाई 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत, ठीक है भैया। इसके अलावा जो पिछला वाला आपका एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था 2022 में, ये कहां पे हुआ था? यूएसए के ओरेगन में, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। 2023 वाला हुआ बुडापेस्ट हंगरी में। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी भी बन गए हैं नीरज चोपड़ा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इससे पहले किसी ने गोल्ड नहीं जीता है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा से पहले, ठीक है भैया। और नीरज चोपड़ा ओलंपिक में सेकेंड व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीतने वाले पर्सन है। पहला कौन है? अभिनव बिंद्रा, और पहला गोल्ड 1928 में हॉकी में आया था। तो ये ओलंपिक की कहानी है, मैं यहाँ पे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की कहानी बता रहा हूँ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए पहली पदक जीतने वाली महिला जो है अंजू बेबी जॉर्ज है। कौन सा खेल खेलती है भाई? लंबी कूद से संबंधित है। इसके अलावा ऑल सोल्स डे किस धर्म का त्योहार है? ऑल सोल्स डे इज फेस्टिवल इन व्हिच रिलीजन? तो ये ईसाई धर्म का त्योहार है। पर्यूषण त्योहार अभी अभी आपके एग्जाम में आया है, जैन धर्म से संबंधित है, काफी लंबे अरसे से बताते आ रहा हूं। बैसाखी पूर्णिमा बुद्धों का त्योहार है। स्पुतनिक गस्टर, लोसार, हेमिस फेस्टिवल, ये सभी के सभी लद्दाख में मनाए जाते हैं, जो बौद्ध धर्मावलंबियों की त्योहार है। देखिए ये लद्दाख में अलावा भी कई जगह मनाया जाता है आपका लोसार, ये आपका हिमाचल प्रदेश और आपका अरुणाचल प्रदेश भी रख लीजिएगा लोसार के लिए, ठीक है। इसके अलावा दो जो बच गए स्पुतनिक गस्तर और हेमिस, ये लद्दाख में मनाइएगा। हेमिस नेशनल पार्क भी है लद्दाख के अंदर, जो इंडिया के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी नेशनल पार्क भी है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नवरोज त्योहार ये पारसी धर्म का त्योहार है। शुरू कौन किए थे? बलवन कौन थे भाई? है ना, गुलाम वंश के एक शासक थे, जो इल्तुतमिश का पुत्र था ना, है ना, नसरुद्दीन महमूद, उनके बाद आया था। इसके अलावा हेलोवीन त्योहार यूरोपीय देशों में, है ना, मनाई जाती है, और इसका डेट फिक्स है 31 अक्टूबर को। तो आपसे पूछा जाता है कि हेलोवीन त्योहार कब मनाया जाता है। इसके अलावा पोषण पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया जाता है, जो आपका श्रीलंका का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक है। पोषण पोया, है ना, जो जून महीने में मनाया जाता है श्रीलंका में। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि श्रीलंका का जब नृत्य पूछा जाता है तो क्या त्योहार नहीं पूछा जाएगा। श्रीलंका का नृत्य कैंडियान है, और HDI रैंकिंग भी इसका ध्यान रखिएगा 73 है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश भूटान में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ये किस धर्म को फॉलो करते हैं? तो बताइएगा बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं, है ना। जिग्मे न्यांगपाल खेसर, है ना भैया। इसके अलावा किस अंग्रेज गवर्नर ने दरोगा प्रणाली व्यवस्था शुरू की थी? व्हिच ब्रिटिश गवर्नर स्टार्टेड द दरोगा सिस्टम? तो ये लॉर्ड कर्नवालिस, दरोगा को चीफ बना दिया था भाई, ठीक है भाई। दरोगा प्रणाली 1786 में लगभग 5 साल तक चला था, तो 6 5 11 91 92 तक चला होगा, है ना। भारत के सिविल सर्विस का जनक जो है कर्नवालिस
44 को ही कहा जाता है सिविल सर्विस। यूपीएससी की स्थापना की बात करेंगे तो 1926 में होता है, बता दीजिएगा। राजहरप नीति तथा रेल की शुरुआत जो है डलहौजी ने किया था। जहां पर रेल जो है 1853 में किए थे, वहीं 1848 में राजहरप नीति स्टार्ट कर दिए थे कौन, है ना, डलहौजिया। इसके अलावा बंगाल विभाजन कब हुआ था, करजन के समय 1905 में, ठीक है भैया, है ना। इसके अलावा भारत में सहायक संधि करने वाले अंग्रेज कौन थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली। अगर आपसे ये पूछे कि भारत में पहली बार सहायक संधि किसने किया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, नवबिहान योजना किस राज्य के सरकार ने शुरू किया है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द नवबिहान स्कीम। तो नवबिहान स्कीम जो है ना, ये जो है आपकी स्थितियों में सुधार लाने के लिए किया गया है, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख योजना है ना। इसे 2023 में काफी चर्च में रहा है, इसीलिए आपकी एग्जाम में आने की आसार है, हालांकि ये पुराने चीज को ही जो है नया किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख योजना आपका लाडली लक्ष्मी और आपका जो है लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना, दोनों मध्य प्रदेश का है। शिक्षा श्री योजना, युवा श्री योजना, रूप श्री योजना, कन्या श्री योजना। देखिए जो भी श्री लगा है ना, ये ममता दीदी की योजना है, ठीक है, यानी पश्चिम बंगाल का। बहुत सारे ऐसा योजना है जिसमें श्री लगा है, जिसमें शिक्षा श्री आपको 2-3 बार पूछ दिया गया है, तो याद रखने के लिए शिक्षा श्री, युवा श्री, रूप श्री, कन्या श्री, ये आपके पश्चिम बंगाल की योजना है। अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, ये अपना बाबा योगी आदित्यनाथ के यहाँ जो है ये योजना चलाई जा रही है, अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, ठीक है भैया, तो ये ध्यान जरूर रखेंगे। इसके अलावा रालेंग मठ किस राज्य में स्थित है, इन व्हिच स्टेट इज रालेंग मोनेस्ट्री लोकेटेड, तो ये सिक्किम में स्थित है। सिक्किम के अन्य मठ में रूमटेक भी प्रसिद्ध है। तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में है। गोप्पा मठ ये आपका हिमाचल प्रदेश में है ना। पाबो मठ भी है एक, है ना, पाबो मठ, ये तिब्बत लहासा में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, पाबो मठ, है ना। एक आपका स्वांतो पाबो, अब पाबो से ध्यान है, स्वांतो पाबो भी है ना, ये आपका 2022 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो इसे भी ध्यान रखें पाबो को, ठीक है। इसके अलावा एक आपका केसरिया स्तूप है, ये आपका बिहार में है, केसरिया स्तूप, है ना, केसरिया स्तूप जो है ये बिहार में है। धमेक स्तूप जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। अभी आपका भीतर गांव का मंदिर पूछा गया था, कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इसे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि एसएससी का ये नियम है कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी माता पिता जरूर अगले एग्जाम में पूछता है लगभग, ठीक है भाई। इसके अलावा एक सेकंड, अगला प्रश्न है हमारा 2022 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस खेल से सम्मानित है, यहाँ पे नाम छूट गया है, तो चलिए आपके सामने पूरा लिस्ट ही है, देख लीजिए कि कौन कौन से खिलाड़ी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेल प्राइज में से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जामिनर, तो खेल प्राइज अपने पास 3 प्रकार के हैं। एक आपका अर्जुन पुरस्कार है, शुरुआत 1961 में होती है। एक आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, शुरुआत आपका 1991 में होती है, लेकिन इसका नाम पहले राजीव गांधी था। इसके अलावा एक आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 1985 में होता है। तो ये हमारे पास 3 प्रकार की खेल पुरस्कार है, जिसमें 2 खिलाड़ी को दिया जाता है और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। तो 2022 में 2 तो कम से कम आप जरूर याद रख सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार में याद रखने में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ी को दिया गया है 2022 के लिए, लेकिन जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है 1 खिलाड़ी को दिया गया है, शरद कमल को, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की लिस्ट आपके सामने है। अच्छा मैंने क्या बताया अभी, पाबो मठ बताया था क्या, पाबो मठ नहीं, से पोटाला मठ नाम है, ठीक है, मैं भूल गया था थोड़ा सा, पोटाला मठ ध्यान से उतर गया था। देखिए पाबो नहीं नाम है उसका, पोटाला या पोटाला मठ नाम है, जो आपके लहासा में है, ठीक है भाई। और स्वांतो पाबो बता दी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अलग है ना, नोबेल पुरस्कार विजेता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चलो एक क्वेश्चन और उसी बहाने तो आगे। इसके अलावा देखिए जो आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, ये नियमित श्रेणी होता है और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है, ठीक है। तो नियमित श्रेणी में 4 आदमी को मिला है और लाइफ टाइम अचीवमेंट में 3 आदमी को मिला है। तो टोटल 7 आदमी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 2022 के लिए। तो जो नियमित श्रेणी में है ना, रेगुलर, ये आपका जीवनज्योत सिंह तेजा तीरंदाजी में मिला है, मोहम्मद अली कमर बॉक्सिंग में, सुमा सिद्धार्थ सुरूर पैरा शूटिंग में, और सुजीत मान को कुश्ती में। तो ये 4 गो रेगुलर वाला है। स्पेशल वाला जो है
लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला ये दिनेश जवाहर लाड को मिला है ना। बिमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल में मिला है और श्रीराज सिंह को कुश्ती में मिला है। ये दिनेश जवाहर लाड जो है ये आपका संबंधित है किससे, जो है रोहित शर्मा के कभी कोच रहे थे, तो ये बात भी ध्यान रखें क्रिकेट से। अभी आपसे पूछा गया था कि रविंद्र जडेजा का जो कोच है गुरुचरण सिंह, उसको जो है पद्मश्री दिया गया है, तो किस खिलाड़ी से संबंधित है या फिर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है गुरुचरण सिंह, है ना। और रविंद्र जडेजा का कोच भी रहा जडेजा, है ना भैया। इसके अलावा दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की हाइट कितनी है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मीटर्स इज द हाइट ऑफ कुतुब मीनार लोकेटेड इन दिल्ली? तो ये आपका 73 मीटर के लगभग जो है कुतुब मीनार की हाइट है। कुतुब मीनार की नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। दिल्ली में लौह स्तंभ है जो महरौली में स्थित है, गुप्त शासक विक्रमादित्य से संबंधित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली का आकर्षण में और बात करें तो हुमायूं का मकबरा, लाल किला, लोटस टेम्पल, ये सब दिल्ली में स्थित है। लोटस टेम्पल जो है ये बहाई धर्म से संबंधित है, इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। लाल किला आप सभी जानते हैं, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, है ना। लाल किला शाहजहां। हुमायूं का मकबरा बेका बेगम, मुगलों में सबसे पहले गार्डन प्रकार की मकबरा, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य में क्या शामिल नहीं होता है? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान? तो जनसंख्या में तेजी से वृद्धि कोई चाहेगा क्या? कोई भी देश में देख ली जनसंख्या जहां ज्यादा है वहां पे प्रॉब्लम होती है, जैसे इंडिया। पंचवर्षीय योजना के लक्षण में उच्च जीडीपी वृद्धि, ये तो टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। आत्मनिर्भरता, सभी लोगों को समान लाभ प्रदान करना। अमीरी गरीबी की जो खाई है ना, जो अंतर है, डिफरेंस है, उसे कम करने की सोच रखना। सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये सब पंचवर्षीय योजना होती है, उसकी अहम लक्ष्य होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना जो है योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता था। 1905 में स्थापना हुई थी इसकी, और इन्होंने 12 पंचवर्षीय योजना बनाया, लेकिन 2015 में इसके जगह पे नीति आयोग आ गए। नीति आयोग के जो चीफ की पोस्ट है उसको जरूर ध्यान रखना है। अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, तत्कालीन उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है, राजीव कुमार साहब का स्थान लिए। सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम है, परमेश्वरम साहब का स्थान लिए। ठीक है भैया। इसके अलावा भारत में पहली बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कब जीता? व्हेन डिड इंडिया विन द आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 2000 में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है भाई। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप खिताब भारत कितने बार जीत चुके हैं? तो 5 बार, तो ये बात ध्यान रखेंगे। पिछला आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में हुआ था 2022 में, विजेता भारत रहे थे और उप विजेता इंग्लैंड रहा था। ठीक है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप के प्रथम संस्करण 2023 में साउथ अफ्रीका में कराए गए। प्रथम विजेता भी भारत बने थे और उप विजेता इंग्लैंड रहे थे। ठीक है भैया। इसके अलावा भारत में प्रथम 5 कप्तान हुए जिन्होंने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जितवाने में भारत को मदद की। कौन कौन है भाई? सबसे पहले मोहम्मद कैफ साहब, है ना, इन्होंने भारत को पहला आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के दिया। फिर विराट कोहली साहब जो अभी धूम मचाए हैं, उन्मुक्त चंद साहब 2012 में आए थे, पृथ्वी शाह 18 में और यश धूल 2022 में। सबसे सक्सेसफुल टीम है आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप में, ये भारत ही है जिन्होंने 5 बार ट्रॉफी जीते हैं। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे। प्रथम वर्ल्ड कप जो है मेन वाला 1983 में कपिल देव साहब और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी साहब जितवा करके दिए थे, है ना। अकेले नहीं जितवाए थे, अगुवाई किए थे, कैप्टेंसी किए थे। सरकार द्वारा राजस्व की प्राप्ति में किसे शामिल नहीं किया जाता है? हु इज नॉट इंक्लूडेड द रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू? तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या शामिल नहीं किया जाता है आपसे पूछ रहा है। तो सरकारी संपत्तियों की जो बिक्री होगी ये रेवेन्यू रिसिप्ट में नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा सरकार द्वारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट में शामिल किया जाता है ये है विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नगद अनुदान या सहायता। सरकार द्वारा किए गए निवेश पर जो लाभ होता है या लाभ पर जो अंश लाभांश होता है उसको ऐड किया जाता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए शुल्क जो आती है उसे ऐड किया जाता है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। अब रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उसमें क्या शामिल होती है? स्कॉलरशिप, सब्सिडी, पेंशन, सैलरी, रक्षा तथा ब्याज पर जो भुगतान होती है ये रेवेन्यू से जो खर्च होती है उसमें शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन द राइट टू प्रॉपर्टी वाज एबोलिश्ड एज अ फंडामेंटल राइट? तो मोरारजी देसाई साहब थे। आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई साहब देश में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी के सरकार की तरफ से। संपत्ति के अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार के रूप में रखा गया।
जो वर्तमान में आर्टिकल 300 के ए में वर्णित है। मोरारजी देसाई साहब भारत के लिए सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं, 10 बार। संविधान में मौलिक कर्तव्य के एडिशन के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, कई दफा ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट का वीडियो थे, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ये पीडीएफ संबंधित जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको सभी जानकारी दे दी जाएगी। जय हिंद दोस्तों। कल की तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ती है, तो जो बच्चे अभी मान लीजिए कि हाल फिलहाल 10-15 दिन कोई भी एग्जाम नहीं है और बच्चे चाहेंगे कि चलो खूब मस्ती करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। पढ़ाई अगर आपने एग्जाम से पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपसे सिलेक्शन दूर है। अगर आप नियमित रूप से पढ़ते हैं तो आपको सिलेक्शन जो है उतनी ही करीब ले जाता है अपने करीब। भाई कोई सी जाहिर सी बात है ना। आप गॉड से प्यार करोगे तो आपसे प्यार करेगा, तो पढ़ाई भी उसी प्रकार से अपने कर्म से प्यार कीजिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी दोस्तों। ऐसा नहीं कि एग्जाम आएगी एडमिट कार्ड निकल जाएगा तब पढ़ेंगे। एक बच्चे जैसे कि अभी 4-5 दिन पहले बोल रहे जल्दी से पीडीएफ दो, मेरा कल सवेरे एग्जाम है। अरे भाई साहब, मैंने बोला वीडियो सीरीज मेरा फॉलो किए थे, चाहे किसी और का किए थे, अच्छे से पढ़े थे, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अब मैं आपके पीडीएफ को ही देख के जाऊंगा, ठीक है भाई। तो ये कौन सी तरीके है कि 10 मिनट पहले पढ़ लो चलो एग्जाम देने। भाई कोई घोल थोड़ी है कि पी लोगे। अब पीडीएफ में भले लिखा है लेकिन आपको इतना याद नहीं रह पाएगा गारंटी। इसीलिए पढ़ाई जो है नियमित रखें अपना, है ना। हो गई एक आध दिन मौज मना लीजिए, एग्जाम खत्म हो गई, लेकिन पढ़ाई जो है करते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।